प्रोटीन फोल्डिंग एमाइलोइड फाइबर्स। हम सब जानते हैं कि प्रोटीन जब बनता है राइबोसोम पर, तो उस वक्त उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है कि कैसे प्रॉपर फोल्डिंग करें। ठीक है, तो ये जो चैलेंज है इसको समझना बहुत जरूरी है प्रोटीन फोल्डिंग के लिए, क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ी होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर हम कहें कि व्हाट आर challenges during the protein fold, during the proper protein folding, अगर ये कोई हमसे कहता है कि क्या ऐसे चैलेंज हैं प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग के लिए, तो हमारा जो सबसे पहला चैलेंज होता है वो होता है एग्रीगेशन ऑफ अनवांटेड प्रोटीन्स टुगेदर, पहला। और सेकेंड जो उसमें होता है वो होता है कि सॉल्वेंट exposed hydrophobic side chains of the protein। ठीक है, तीसरा जो चैलेंज होता है वो होता है एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटीन फोल्डिंग। अगर हमसे कोई सवाल करता है कि प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग होने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, सबसे पहला है कि एक सेल में एक वक्त में कई सारे प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा होता है। अब ये पूरे प्रोटीन्स आपस में अगर एग्रीगेट कर जाएं तो बहुत झंझट होने वाला है भाई। मान लो कि ये प्रोटीन बना, एक दूसरा प्रोटीन ऐसे बना, तीसरा प्रोटीन भी बन रहा है, एक सेल में तो एक साथ बहुत सारे प्रोटीन्स बन रहा है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि ये सभी आपस में कहीं घिचबिच ना हो जाए, है ना। पता है, सब आपस में चिपक गए और आपस में ही क्या कर रहे हैं, ये आपस में ही सभी मिलकर एक, मतलब जो कह सकते हैं गार्बेज बना देना। ये बहुत डेंजरस कंडीशन है, इससे हर हाल में सेल को बचना है। ऐसी परिस्थिति नहीं आए सारे प्रोटीन्स आपस में क्लम्प कर जाए, चिपक जाए। दूसरा क्या है कि जो भी नेसेंट पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड या प्रोटीन बनता है उसमें कुछ हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स होते हैं, है ना। लाइक कि मान लो कि एलानिन है तो CH3 होगा, वैलिन है तो CH3 होगा, CH3। अगर ग्लाइसिन है तो हाइड्रोजन होगा, और भी कुछ है तो, और इससे बड़ा कोई चेन हो सकता है तो वो भी होगा, जैसे कि ल्यूसीन का चेन हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी हाइड्रोफोबिक चेन्स है। ओके, ये सभी हाइड्रोफोबिक चेन्स है। ये खुद में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनाने के लिए। अगर इनको नहीं साधा जाए, इनको ठीक नहीं किया जाए, तो दे मे क्रिएट बिग प्रॉब्लम इन द सेल। सेल के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट कर सकते हैं। तो सेकेंड ये हो गया। और थर्ड है एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटीन फोल्डिंग। अगर प्रोटीन फोल्डिंग ऐसे ही होना है, ठीक है ना, तो इसका ऐसा 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 होना गलत है, या इसका ज्यादा फोल्ड हो जाना गलत है, या इसका इम्प्रॉपर फोल्डिंग हो जाना भी गलत है। ठीक है, मतलब अगर ये सही है तो ऐसे ही होगा, जिस अमाइनो एसिड पर ये फोल्ड किया है उसी अमाइनो एसिड पर ये फोल्ड होगा, दूसरे जगह पर नहीं फोल्ड है। इस तरह का कोई भी चीज जो है वो स्वीकार्य नहीं है। यह तीन तरह के जो चैलेंज होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो यदि इनको ठीक किया जा सकता है तब तो हम लोग पढ़े हैं कि भाई उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं,
ग्रो ELES सिस्टम हो गया, चैपरॉन्स हो गया, चैपरोनिन्स हो गया। लेकिन अगर गड़बड़ हो जाए, अब अगला सवाल आता है, व्हाट हैपन व्हेन improper holding of proteins occur? क्या होगा जब प्रोटीन्स का फोल्डिंग प्रॉपर नहीं हो? क्या क्या हो सकता है? तो पहला है कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहला है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, और दूसरा है फंक्शनल लॉस ऑफ प्रोटीन्स का काम करने का तरीका गड़बड़ हो जाए। और थर्ड है मे कॉज मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स and leads to diseases, syndromes, etc. मतलब अगर हमारे प्रॉपर प्रोटीन का प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो, तो सबसे पहला है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो सकता है, होता ही है, उसके काम करने के तरीके में डिफेक्ट होता है, और इन दोनों डिफेक्ट के कारण क्या होता है, उनमें डिजीज डिसऑर्डर्स होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। बोले सर इसका कोई एग्जाम्पल बताइए। इसका बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स इनटू फाइब्रस प्रोटीन। क्या आप यहां कह रहे हैं? यहां कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो फाइब्रस प्रोटीन्स में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? इम्प्रॉपरली फोल्ड होकर। देखो मैं एक आपके सामने एक ग्लोबुलर प्रोटीन बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है, देखिए ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसमें 4 स्पेसिफिक डोमेन आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे आया, इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, और ये इससे ऐसे करके। ठीक है, इसको हम ऐसे डायरेक्शन भी दे सकते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया जाता है, ये समझने की आवश्यकता है। ये 4 प्रोटीन, ये N टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है, ये एक स्टेबल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, यह क्या है? एक स्टेबल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको और डार्क कर देता हूं तो वो लाइटर दिख रहा है। नाउ दिस इज इट, देखिए ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होता है कि टेम्परेचर या किसी भी कारण से इसके स्वरूप में बदलाव आ सकता है। ठीक है, यदि स्वरूप में बदलाव आ रहा है तो किस प्रकार का बदलाव आ रहा है? ये ऐसे है, पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। ये सब ढीला हो गया, ये खुल गया, है ना? क्यों खुल गया? क्योंकि इसमें टेम्परेचर के कारण कुछ अमाइनो एसिड इधर से उधर फ्लक्चुएट किए, जिसके कारण ये अनफोल्ड हो गया। अब देख रहे हैं C टर्मिनल, N टर्मिनल। तो ये जो है हम लोग कह रहे हैं कि ये अनफोल्डेड स्टेट है, स्टेट, और ये नेटिव कॉन्फर्मेशन है, नेटिव कॉन्फर्मेशन।
ठीक है। अब जैसे ही ऐसे होगा, इसमें गुंजाइश होती है कि वापस रिवर्स कर जाए, ठीक है, और वापस ये ओरिजिनल स्टेटस में वापस हो जाए। मतलब कि चेंज हुआ और वापस वो अपने आप को फिर से फिट कर लिया। अगर ऐसा होता है तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गड़बड़ हुआ ठीक हुआ, गड़बड़ हुआ ठीक हुआ। लेकिन कभी ऐसा हो कि गड़बड़ होने के बाद ये बहुत ही गड़बड़ हो गया। बोले कैसे गड़बड़ हो गया सर? ये चारों का चारों जो है पूरी तरीके से खुल के बिखर गया और फाइब्रस स्टेट में आ गया। देखिए ये इंटरनल है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, और ये इससे जुड़ा हुआ है, सी एन। ठीक है, तो ये आपका पहला डोमेन है, ये दूसरा डोमेन है, ये तीसरा डोमेन है, और ये चौथा डोमेन है। अब ये चारों जो हैं वो क्या हो गए? खुल गए। और खुलने के बाद अब इनका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? तो कह रहे हैं कि ये जो हो गया अब फाइब्रस स्टेट में आ गए। अब जैसे ही ये फाइब्रस स्टेट में आते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं एमेलॉइड। में क्या क्या कहा जा रहा है? एमेलॉइड फाइबर। नाउ इट इज अ डिफेक्ट, इट इज अ डिफेक्ट। यह क्या है? एक प्रकार का डिफेक्ट है। और ये जैसे डिफेक्ट होता है, इसका मतलब है कि अब वह प्रोटीन जो है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों जो है वह इम्प्रॉपर हो चुका है, खतरनाक कंडीशन में आ चुका है। और हमेशा याद रखिए प्रोटीन का स्ट्रक्चरल दो ही फॉर्म बनता है, एक फॉर्म होता है ग्लोबुलर और दूसरा होता है फाइब्रस। ठीक है, तो जब भी ये ट्रांसफॉर्म होते हैं तो ग्लोबुलर टू फाइब्रस एंड वाइस वर्सा। अब है क्या कि फाइब्रस प्रोटीन्स बड़े लिमिटेड हैं, इनका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, जैसे कोलाजन है, इलास्टिन है, ये सिर्फ फाइब्रस प्रोटीन के कैटेगरी में आते हैं। अल्फा केराटिन है, इनके लिमिटेड काम है। किंतु ग्लोबुलर जो है सबसे ज्यादा काम करने वाला प्रोटीन है, इसमें टोटल सारे एंजाइम्स ही ग्लोबुलर्स आते हैं। अब सोचो कोई अगर एंजाइम ही गड़बड़ हो गया तो फिर तो आप जो प्रोसेस हो रहा है वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसे कौन से डिजीज हैं? व्हाट आर द डिजीजेस caused due to the misfolding of protein? ठीक है, कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो मिसफोल्डिंग के कारण बनते हैं? जैसे ही इस प्रोसेस में हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे नंबर ऑफ मेनी है, ठीक है ना, सम ऑफ देम, कुछ उनमें से जो प्रमुख है उनका एक लिस्टिंग किया गया कि इनको पढ़ाया जाए। जैसे उसमें आया एल्जाइमर्स, ठीक है, दूसरा जिसमें मेजर प्रॉब्लम है वह टाइप 2 डायबिटीज, तीसरा जो है बहुत पॉपुलर ओल्ड एज पार्किंसंस डिजीज, ठीक है, चौथा जो है वो है हंटिंगटन्स डिजीज, पांचवा जो है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सब बड़े पॉपुलर है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मतलब तमाम तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तमाम तरह के, ठीक है, और इनमें बड़ा जो एक प्रॉब्लम होता है वो होता है स्ट्रक्चरल
deformation of membrane receptors. membrane receptors membrane receptors में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन हो जाना, ठीक है, जैसे जीपीसीआर है या आरटीके है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, इनके स्ट्रक्चर में ही क्या हो जाना, बदलाव हो जाना। अब तो भाई बड़ा मुसीबत हो जाएगा अगर इनके रिसेप्टर्स में बदलाव हो जाए तो। अब इसमें जो सबसे पहला कैटेगरी है हमारे सामने, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेना हम लोग को, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं कि ये जो एमाइलॉइड फाइबर्स हैं, ठीक है, ये डिफेक्टिव फाइबर्स, और इन्हें क्या कहते हैं, एमाइलॉइड फाइबर्स। ये डिफेक्टिव फाइबर्स हैं या जो ये एमाइलॉइड फाइबर्स हैं, आर अनब्रांच्ड। यूजुअली इनमें कोई ब्रांच नहीं होता है, हाँ? इनमें 7 to 10 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, ठीक है। एंड मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं, मोस्टली बीटा शीट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मोस्टली क्या होते हैं, बीटा शीट स्ट्रक्चर होता है। तो ये है इस एमाइलॉइड फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ये बहुत खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि इनके कारण जो है वह ऐसे कई डिफेक्ट्स जो बगल मैंने लिखा है वो हो सकते हैं। ये जो डिफेक्ट्स होते हैं उनके लिए जो जो सेंसिटिव अमाइनो एसिड रेसिड्यूज है, ठीक है ना, या हम लोग कह सकते हैं कि एमाइलॉइड फाइबर प्रोन अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। कौन कौन से ऐसे अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं जो एमाइलॉइड फाइबर सेंसिटिव होते हैं? तो हम कहते हैं ऑल ऑफ द अरोमेटिक रेसिड्यूज। कौन कौन से हैं ये उसमें, इसमें है टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, ये तीनों, टायरोसिन, फिनाइलएलनिन एंड ट्रिप्टो, ये तीनों जो रेसिड्यूज हैं ये बड़े सेंसिटिव हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों सेंसिटिव हैं ये कॉज करते हैं, क्या कॉज करते हैं, यही सब गड़बड़ को कॉज करते हैं, ठीक है। एक बार यदि बीटा शीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो लोगों ने देखा कि मोस्ट ऑफ देम आर कॉज्ड बाय दीज 3 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। इन 3 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज के कारण ये मिस फोल्ड्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं। अब हम लोग को देखना है कि पहला डिसऑर्डर के बारे में, नंबर 1, एंड दैट इज सिस्टेमिक एमेलोइडोसिस, ठीक है। सिस्टेमिक एमेलोइडोसिस, सिस्टेमिक एमेलोइडोसिस क्या है कि ड्यू टू एजिंग, उम्र के साथ एमेलोइड फाइबर्स आर फॉर्म्ड इन, इसमें लाइट चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हम सब जानते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स में 2 तरह के चेन्स होते हैं, लाइट चेन्स एंड हेवी चेन्स। तो गामा ग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, ये इसका हेवी चेन हो गया और ये इसका लाइट चेन, ठीक है। तो इन दोनों के कारण जो इसमें जो लाइट चेन है इसमें इस तरह के मेजर डिफेक्ट्स जो होता है पाए जाते हैं ड्यू टू एजिंग, एज होने के कारण। और ये क्या कर सकते हैं, तो दे मे अफेक्ट
द एक्टिविटीज, किसके एक्टिविटीज? ऑफ द हार्ट, हार्ट फेल हो जाता है, ब्रेन, लंग्स, ज्वाइंट्स, किडनी। आप देखें कि ये सब वाइटल ऑर्गन्स है ना? और ये क्या कॉज कर सकते हैं? मे काउज क्या? तो ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स का प्रॉब्लम है ना? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जॉइंट्स का प्रॉब्लम है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये क्लोराइड चैनल्स का प्रॉब्लम है। इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो होता है। हम लोग जैसे देखते हैं कि मेमोरी लॉस हो जाता है। मेमोरी लॉस भी एक बड़ा कारण होता है एजिंग का, कि लोग भूलना शुरू कर देते हैं। अभी 1 मिनट में क्या थे, अभी 1 मिनट में क्या सोच रहे हैं, कुछ पता नहीं उनको। इवन दे फॉरगेट द नेम्स ऑफ देयर चिल्ड्रेन, है ना, अपना नाम भूल जाना, सब कुछ। इस तरह का जो एजिंग का जो प्रॉब्लम है, उसमें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काउज है, यह सिस्टमेटिक एमिलॉइड फाइबर का फॉर्मेशन होना। ठीक है। और ये जो है, जो भी सिस्टमिक एमिलॉइड फाइब्रोसिस होता है, उसमें एक जो लोगों को हर बार जो मिला, एक बड़ा यूनिक एमिलॉइड इसमें मतलब फाइबर मिला, जिसका नाम था सीरम, नाम है एमिलॉइड ए फाइबर। ज्यादातर बीमारियों में सीरम एमिलॉइड ए फाइबर जो है यही प्राप्त हुआ, और जो भी वाइटल ऑर्गन से अफेक्टेड था उसमें यह फाइबर मिलता था। अब सेकेंड जो है तो सिस्टमिक हो गया, सिस्टम बेस्ड। दूसरा है ऑर्गन स्पेसिफिक एमाइलोइडोसिस। अब यहाँ की ऑर्गन वाइज क्या हो सकता है, किस किस तरह के? तो इसमें जो सबसे पहला ग्रुप आता है, उस ग्रुप का नाम है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज आज के दौर में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, और इसमें टाइप 2 डायबिटीज जो है ये बहुत ही प्रिवलेंट है, क्योंकि सभी का बीटा सेल डैमेज नहीं होता है ना? ऐसा नहीं कि उसमें म्यूटेशन हो गया, डैमेज हो गया। लेकिन लोग देखते हैं कि हेल्दी बीटा शीट सेल जो है उसमें डिफॉर्मेशंस होते हैं। वी ऑल नो कि बीटा सेल्स इन आइलेट ऑफ Langerhans secretes, synthesize and secretes क्या करता है? इंसुलिन। ये एक हेल्दी बीटा सेल का काम है। ठीक है। बट इफ, लेकिन, बट इफ एक खास तरह का एमाइलॉइड होता है जिसे हम लोग कहते हैं आइलेट्स एमाइलॉइड पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड, शॉर्ट फॉर्म में से हम लोग कहते हैं IAPP, और एमाइलिन। ये जो है ना बन जाए अगर, if islet amyloid polypeptide or amylin is formed in beta cell, अगर ये बन जाए तो फिर क्या होता है कि बीटा सेल जो है उसमें ये जमा होना शुरू होता है। दे स्टार्ट्स deposited in beta cell and damage them। और फिर उनको क्या करते हैं, ये उनको
डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब इतना डैमेज करते हैं कि 50% से भी ज्यादा बीटा सेल को डैमेज कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज होता है, कि उस बीटा सेल में इंसुलिन बनाने की क्षमता है, किंतु वह सेल ही जब नहीं रहेगा तो कैसे इंसुलिन बनेगा। ये हो गया टाइप 2 डायबिटीज का एक कारण। बी में जो हम लोग देख रहे हैं उसका नाम है अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ एमेलोइड बीटा पेप्टाइड, इसका फॉर्मेशन होता है ना। और इसके अलावे टाउ प्रोटीन्स, टाउ पेप्टाइड, इसका भी फॉर्मेशन देखा जाता है। और इसके कारण क्या होता है, लॉस ऑफ नर्व सेल्स, नर्व सेल्स का इसमें लॉस होना शुरू होता है। ये सभी जो है बड़ी चुनौतियां हैं। अगर हम सी कैटेगरी में जाएं, आपको ये बीमारी कई जगह पढ़ना है, सी में जाए, वहां है पार्किंसंस डिजीज। और इसमें कौन सा फाइबर बनता है, इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ अल्फा सैन्यूक्लिन फाइबर्स, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है फाइबर्स, मतलब इसमें अल्फा सैन्यूक्लिन प्रोटीन फाइबर का फॉर्मेशन होता है ना। और इसके बाद क्या होता है कि दे आर डिपॉजिटेड इन नर्व सेल्स एंड कॉल्ड लेवी बॉडी। लेवी बॉडी ये कचरा है एक प्रकार का, जो नर्व सेल्स के अंदर में क्या होना शुरू होता है, जमा होना शुरू हो जाता है और नर्व डैमेज हो जाता है। याद रखिए यहां सिर्फ प्रोटीन फाइबर से कंसर्न बातों को बताया जा रहा है, ठीक है ना। डिजीज और उसके सिम्टम्स अलग से पढ़ाए जाएंगे। ये हंटिंगटन है, हंटिंगटन डिजीज। इसमें क्या होता है भाई, इसमें किस तरह का फाइबर का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ हंटिंगटिन प्रोटीन फाइबर्स इसमें हंटिंगटन प्रोटीन फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और यह बीमारी जो होता है वह कॉज होता है। बीमारियों के बारे में उनका जो पैथोलॉजी अलग से, अभी तो सिर्फ उनमें कौन से ऐसे प्रोटीन फैक्टर्स बनते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक क्लोराइड आयन चैनल होता है, क्लोराइड आयन चैनल becomes defective due to the formation of किसके फॉर्मेशन से डिफेक्टिव हो जाता है, उसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्शन रेगुलेटर, इसको बोलाता है CFTR। इसके बारे में आप मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे। और अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो फिर जो क्लोराइड आयन चैनल है वह फेल हो जाता है और जान जा सकता है। कॉज जो है इसका वो क्या है, ये एक फिनाइल एलेनिन है एट 200
508 पोजीशन मिसफोल्ड्स का ये कारण है। ये भी बहुत खतरनाक इस तरह की बीमारियां हैं। तो अभी जिस आपको एक जस्ट बीमारियों का जो एक रूट कॉज बताया गया, ये तमाम जो रूट कॉज हैं उससे किसका संबंध है? उससे संबंध है कि उसमें प्रोटीन फोल्डिंग किस प्रकार से गड़बड़ हो जाते हैं। तो आपने देखा कि जैसे एमेलॉइड जो ऑर्गन वाइज होता है उसमें सेरम एमेलॉइड फाइबर मिलता है बहुत ज्यादा। डायबिटीज 2 में आप देखेंगे कि यहाँ पर आइलेट एमेलॉइड पॉलीपेप्टाइड फाइबर या फिर एमाइलिन फाइबर जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अल्जाइमर्स में एमेलॉइड बीटा पेप्टाइड जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इवन टॉप पेप्टाइड ये भी इस काम में मदद करता है। पार्किंसंस में अल्फा सिन न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। हंटिंगटन में हंटिंगटन प्रोटीन फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्शन रेगुलेटर जो है ये फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ये तमाम तरह के जो फाइबर्स होते हैं वह इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल देखे जाते हैं। एक टर्म आता है प्रियॉन डिजीजेस। प्रियॉन डिजीजेस जो है उसका जो नाम पड़ा, वह नाम पड़ा, पूरा नाम जो है इसका वह है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन इन्फेक्शियस ओनली, इसी से इसका नाम पड़ा प्रियॉन, ठीक है। आप देखें कि यहाँ जो पी आर है वह प्रोटीन है, आई जो है वह इन्फेक्शियस है और ओन जो है वह ओनली है। मतलब इसमें प्रोटीन ही जो है वह बीमारी का कारण होता है, इसलिए इन्हें प्रियॉन कहा जाता है, ठीक है। प्रियॉन जो होते हैं, प्रियॉन्स आर कॉमनली फाउंड, कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल्स में यह पाए जाते हैं। और मिसफोल्डिंग कारण क्या होता है? बहुत ही कॉमन डिजीज है, मैड कॉ डिजीज कहते हैं। गाय जो होती हैं वो एकदम दिमाग की फेल हो जाती हैं, उसमें लोगों ने ये देखा। और मैड कॉ डिजीज जो है उससे लोग बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इन ब्रेन का फॉर्मेशन है सिफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी। इसमें ब्रेन पूरा पोरस हो जाता है, छेद हो जाता है, तो लॉस होता है। इसके अलावा ह्यूमन में जो है, इन ह्यूमन हम लोग देखते हैं कुरु एंड फेल्स DT, ये जैकब डिजीज जो है यह लोग देखते हैं। और इसमें भी ब्रेन में जो है वो होल्स और रिडल का फॉर्मेशन होता है, ब्रेन में भी छेद और रिडल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार के जो प्रॉब्लम है वो प्रियॉन मिसफोल्डिंग कारण ही होता है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें जो नॉर्मल प्रियॉन होता है, नॉर्मल प्रियॉन को लोग इंडिकेट करते हैं PRE, ठीक है ना, ये नॉर्मल प्रियॉन होता है, इसको C ऊपर में लिखते हैं। और जब म्यूटेशन हो जाता है तो इसमें क्या होता है, PRPSC का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर स्क्रैपी, मतलब ये डिफेक्टिव फॉर्म है। जैसे ये डिफेक्ट होगा, मैड कॉ डिजीज या कुरु क्रेसफेल्ड जैकब डिजीज होता है, और इन सब में ब्रेन जो होता है उसका काम करना गड़बड़ा जाता है और पूरा का पूरा एनिमल जो है उसका लॉस भी होता है। तो अभी जो आप लोग पढ़ रहे थे ये सारे प्रोटीन मिसफोल्डिंग से होने वाले डिजीजेस के बारे में